हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस में ऑल पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है वो सारा आपका आईआरबी एग्जाम से रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उससे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि इंडिया अटेंड डोमिनेशन स्टेट ओन, यानी भारत को अधिराज्य पद कब प्राप्त हुआ। तो चलिए अधिराज्य पद के बारे में समझते हैं। तो अधिराज्य पद यानी ऊपर से नीचे तक देश चलाने, संविधान बनाने और उसको फॉलो करने का अधिकार जो है वो आपका एक ही देश के लोगों को होता है, तो उसे बेसिकली अधिराज्य पद कहते हैं। देखिए पहले क्या था कि हर चीज़ को चलाने या देश के किसी भी काम को करने के लिए ना देश के लोगों को अधिकार तो था, लेकिन जो सबसे ऊपर जो बैठा था ना वो हमारा इंडिया का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि वो यूके का होता था या तो फिर ब्रिटेन का होता है। जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया का कोई पीएम है, लेकिन सबसे ऊपर जो गवर्नर जनरल बैठा हुआ है वो या तो यूके का है या तो फिर ब्रिटेन का है, मतलब अदर कंट्री का है ना। तो इसमें क्या था कि अधिराज्य पद आने के बाद क्या हुआ ना कि यहाँ पे जितने भी ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी लोग थे वो सारे हमारे इंडिया के ही लोग थे। तो इसीलिए इंडिया में जो है ना वो आपका गवर्नर जनरल 1950 को जो है वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। लास्ट गवर्नर जनरल जो है वो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो आपका 1948 से लेके 1950 तक के थे। उनके बाद जो है इस टाइटल को चेंज कर दिया गया, यानी रिप्लेस करके उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया है ना। जो अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उसे ही पहले गवर्नर जनरल बोला जाता था। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअली में देखते हैं ना तो अधिराज्य पद को जो है ना वो आपका 15 अगस्त 1947 को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है वो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, जो कि हमारे इंडिया के हैं। लेकिन इससे पहले जो ब्रिटिश से जो लोग हुआ करते थे या तो फिर जो यूके के लोग हुआ करते थे, इन लोगों का राज जो है वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। वो समय था आपका 15 अगस्त 1947 का। तो अगर कभी भी अधिराज्य पद का आपको पूछा जाए कि ये कब प्राप्त हुआ था अधिराज्य पद, तो वो है आपका 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ था। अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए कि ये पूर्णतः कब समाप्त हुआ था, तो वो डेट था आपका 1950 का, जिसमें पूरी तरह से गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया गया था और आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टाइटल जो है वो दिया गया था गवर्नर जनरल को हटा करके। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो देखिए अगर हम लोग मौलिक अधिकारों के संरक्षक की बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में ना हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी बेसिकली मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो आपका न्यायपालिका होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा गया है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे अस्थायी स्वशासन की बात करते हैं तो इसमें आपको दो तीन चीज़ों को याद रखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख करके बताई हूँ कि भारत में पहला जनगणना जो है यानी सेंसस जो है वो आपका 1872 में कराई गई थी, लेकिन यह जनगणना जो है वो किसी कारणवश फेल हो गई थी। और उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे ना वो आपके मायो थे। याद रखिएगा, सबसे पहला जनगणना कब कराया गया था, 1872 में कराया गया था। उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन था, मायो था, लेकिन ये किसी कारणवश फेल हो गया था। उसके बाद में रिपन नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जिनके द्वारा 1881 में जो है वो भारत की पहली जनगणना कराई गई। देखिए इस जनगणना को पहला जनगणना इसलिए भी कहा गया ना क्योंकि ये कंप्लीट सेंसस थी, यानी संपूर्ण जनगणना थी। यानी अगर आपके पास पूछा जाए कि जनगणना स्टार्ट कब हुआ था भारत में, तो वो डेट तो था आपका 1872 का, लेकिन ये संपूर्ण जनगणना नहीं थी क्योंकि उस टाइम किसी कारणवश वो फेल हो गया था। किसके अधिराज्य में कराया गया था, तो वो था आपका मायो के अधिराज्य में। लेकिन 1881 में पहला वो जनगणना हुआ जो आपका कंप्लीट जनगणना था। तो इसे आप याद रखिएगा। यानी इसे किसके द्वारा कराया गया, तो वो व्यक्ति थे आपके रिपन, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में समझते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो टोटल मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना वो हमारे 11 हैं, जिसमें से इसमें आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है। जैसे हम लोग बात करते हैं 1974 की, तो 1974 में आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था। तब क्या था ना कि हमारे देश में टोटल 10 फंडामेंटल्स को ही ऐड किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। फिर 2002 में क्या हुआ कि 2002 में आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और इस एक्ट में क्या था कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। इस तरह से टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आपके 11 हो गए। बात करते हैं 1974 की, तो 1974 में जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करा गया था, तब क्या था कि एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम जो था वो आपका स्वर्ण सिंह कमेटी थी, बनाई गई थी। इसे आप याद रखिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आता है कि कौन सी कमेटी जो है वो बनाया गया था जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। कब किया गया था? 1974 में ऐड किया गया था। उस टाइम कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे? तो वो आपके 10 थे। बाद में किसे ऐड किया गया? एक को ऐड किया गया, जो कब किया गया? तो आपका 2002 को किया गया। किस अमेंडमेंट के तहत किया गया? तो वह है आपका 86th अमेंडमेंट के तहत किया गया। इसमें एक चीज़ आप और याद रखिएगा जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है ना वो आपका USSR यानी रसिया से जो है वो बोरो किया गया है। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ना आर्टिकल 51A और पार्ट ए है, याद रखिएगा। इसका आर्टिकल क्या है? तो वो आपका 51A और पार्ट ए है, इसे भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, वो है आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल्ड, यानी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं किस अनुसूची में लिखित है। तो देखिए अगर हम लोग टोटल अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि टोटल अनुसूची कितना है। तो देखिए हमारे भारत में टोटल अनुसूची यानी शेड्यूल जो है ना वो आपके 12 शेड्यूल्ड है ना, जिसका शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम एक दिया गया है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, इसे बोला गया है। अगर हम लोग इसके डिटेल्स में TEARS सबके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एक लाइन से आप इसके फुल फॉर्म को ज़रूर समझिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा सारे शेड्यूल को याद करने में। टोटल 12 के 12 शेड्यूल को आप इसके थ्रू याद कर सकते हैं। सबसे पहले टी जो है उसका आपका होता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो आपका शेड्यूल फर्स्ट है। दूसरा ई में जो है वो आपका एम्यूलमेंट एंड सैलरीज दिया गया है, ये आपका शेड्यूल सेकंड के अंदर है। और शेड्यूल 3 के अंदर जो है वो आपका अफर्मेशंस एंड ओथ्स यानी कि शपथ को दिया गया है, यानी कि शपथ को जो है इसमें रखा गया है, या बोल सकते हो कि शपथ की बात जो है वो करी गई है, किसमें? शेड्यूल 3 में की गई है। इस तरह से हम लोग 3 शेड्यूल को पढ़ ले। चलिए आगे के कुछ और शेड्यूल को जानते हैं। जैसे शेड्यूल 4 में क्या है आपका कि इसमें आपका राज्यसभा में कितने सीट्स मिलेंगे और किस राज्य को मिलेंगे, ये आपका शेड्यूल 4 में जो है वो आपका मेंशन किया गया है। वहीं अगर शेड्यूल 5 की बात करते हैं तो इसमें आपका शेड्यूल एरिया की बात करी गई है ना। और आपका शेड्यूल 6 में क्या है कि अदर शेड्यूल्स के बारे में जो है वो चर्चा करी गई है। और शेड्यूल 7 में जो है वो आपका फेडरल लिस्ट, जैसे आपका यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया और फिर आपका कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, इस तरह के लिस्ट को जो है इसमें शामिल किया गया है शेड्यूल 7 में। वहीं अगर 8वां शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें आपका आता है ऑफिशियल लैंग्वेज में। टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं हमारे देश के? तो वो है टोटल 22 टोटल हमारे इंडिया के जो है वो लैंग्वेज है ना। वही नेक्स्ट आपका शेड्यूल 9 की बात करते हैं तो यह आपका लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार के बारे में बात कही गई है। वहीं आपका शेड्यूल 10 में जो है वो आपका डिफेक्शन एंड एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यानी दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करी गई है। और आपका 11 शेड्यूल में पंचायत की बात करी गई है। और 12वां शेड्यूल में जो है वो आपका म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात करी गई है। देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? लैंग्वेज के बारे में पूछा गया था कि किस शेड्यूल में लैंग्वेज को रखा गया, तो वह है आपका 8th शेड्यूल के अंदर जो है वो आपका लैंग्वेज को रखा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि प्रवासी भारतीय दिवस वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ ईयर, यानी प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो वर्ष में किस दिन मनाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जिस दिन महात्मा गांधी जो है ना वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे ना इंडिया,
उसी दिन से जो है वो आपका भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है। हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो वह है आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये लौटे कब थे? तो 9 जनवरी 1915 को जो है ये आपके साउथ अफ्रीका से पहली बार इंडिया लौटे थे और उसी के टाइम से जो है वो आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड, यानी संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण जो है वो वर्णित है। तो जी हाँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं ना इसके बारे में, तो इसके बारे में आपको कुछ चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल पार्ट जो है वो आपके टोटल 25 पार्ट को यहाँ पे बताया गया है ना। 2500 पार्ट को तो हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैसे पार्ट को हम लोग में स्टडी करेंगे जो आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे हमारे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन का वेटेज जो है वो बन के आता है ना। तो इसके बारे में हम लोग कुछ भाग को जानते हैं। जैसे हम लोग भाग पार्ट 1 की बात करते हैं तो इसमें आपका संघ तथा क्षेत्र के बारे में बात करी गई है। पार्ट 2 में आपका नागरिकता के बारे में बात करी गई है। देखिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में नागरिकता दिया हुआ है, तो आपका किस भाग में हो जाएगा? तो वो आपका भाग 2 में हो जाएगा। भाग 3 में क्या है? तो वो आपका फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। भाग 4 में क्या है? तो आपका DPDS यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करी गई है। वहीं पार्ट 4A में याद रखिएगा, पार्ट 4 है और पार्ट 4A है, इसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। ठीक है, तो पार्ट 3 में जो है वो आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है और पार्ट 4A में जो है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात किया गया। वहीं पार्ट 5 में जो है वो आपका यूनियन यानी केंद्र के शासन या सरकार के बारे में बात करी गई है। पार्ट 6 में जो है वो आपका स्टेट के बारे में बात की गई है। पार्ट 7 को ना इसे निलंबित कर दिया गया था, इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं करी गई है ना। वहीं अगर पार्ट 8 की बात करते हैं तो इसमें आपका यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्रीय शासित प्रदेश के बारे में बात करी गई है और आपका पार्ट 9 में पंचायत के बारे में और पार्ट 10 में नगर पालिका के बारे में जो है वो बात करी गई है। इस तरह से आपका टोटल 25 में से 10 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ये 10 पार्ट को आप अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। साथ इन सारा का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन के PDF को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जितने भी PDF मिलेंगे उस सारे PDF को आप डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जितने भी इस पर कॉन्सेप्ट बताए गए सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद जरूर रखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, यानी भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग संयुक्त सत्र की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 108 में जो है ना वो आपका ज्वाइंट सेशन की बात जो है वो करी गई है। इसमें बेसिकली आपका क्या है कि इसमें लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करी गई है, यानी भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा? तो वह आपका लोकसभा अध्यक्ष करेगा, यानी ऑप्शन C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवोल्ट थ्रू। इसका मतलब क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस माध्यम से बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विरोध के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया था। बताइए, आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि इसमें अगर हम लोग बात करते हैं ना तो वो आपका हो जाएगा आर्टिकल 352। अगर आर्टिकल 352 की बात करते हैं तो इसमें आपका राष्ट्रीय आपातकाल की बात जो है वो करी गई है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग आर्टिकल 356 की बात करते हैं तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की बात करी गई है। आर्टिकल 360 में जो है वो आपका वित्तीय आपातकाल की बात करी गई है। आर्टिकल 368 में जो है वो आपका संविधान को किस प्रकार संशोधित किया जाए इसके बारे में बात करी गई है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन A जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
चलिए उसी को हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में जो मैं आपको बताई हूँ वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना कि आपका 352 में जो है वो आपका राज्य आपातकाल के बारे में बताया गया है, 356 में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के बारे में, 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में और 368 में संविधान को किस प्रकार संशोधित करना है इसके बारे में बात करी गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से अपनाया गया, बताइए। इसे हम लोग जस्ट अभी कुछ देर पहले ही पढ़े थे ना। चलिए बताइए। तो जी हाँ, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें क्या था ना कि आपका आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, तो 36 से लेके 51 तक जो है वो आपका डीपीएसपी की बात जो है वो करी गई है। डीपीएसपी यानी मैं क्या आपको बताई थी, तो जी हाँ डीपीएसपी में मैं आपको बताई थी, इसमें क्या था आपका कि राज्य के नीति निर्देशक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जो है वो बात करी गई है ना। अगर इसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं तो याद रखिएगा कि पार्ट 4 में ना इसे आयरिश संविधान से ना अपनाया गया था। याद रखिए किससे अपनाया गया था, तो वह है आपका पार्ट 4 आयरिश संविधान से अपनाया गया था, इसे याद रखिएगा। वहीं एक क्वेश्चन जो है वो आप कभी एग्जाम में एसएससी के अंदर आया था कि आयरिश ने इसे किस देश से अपनाया था, तो जी हाँ आयरिश ने भी इसे बोरो किया था। कहाँ से बोरो किया था, तो वो जगह था आपका स्पेन। स्पेन से इसे बोरो किया था। याद रखिएगा किस चीज़ को, तो वह है आपका डीपीएसपी को यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। पहले हम लोग कहाँ से बोरो किए, तो इसको हम लोग आयरिश संविधान से बोरो किए हैं। आयरिश संविधान से कहाँ से बोरो किया था, तो वो है आपका कि आयरिश ने इसे स्पेन से बोरो किया था। ये आप इसे याद रखिएगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग जीके जीएस के अंदर पॉलिटी के टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए ना, सारे कॉन्सेप्ट को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एक करके, जैसे पॉलिटी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, इस तरह से करके हम लोग पार्ट बाय पार्ट सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम लोग 10-10 साइंस के क्वेश्चन और आपका करंट अफेयर्स को भी स्टडी करेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव जो भी इस एग्ज़ाम को लिख रहे हैं, चाहे वो आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।